अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी, हमारे पास डिस्कशन है FLP 2 की। तो हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ 300 ml ऑफ ए गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज कूल्ड टू 7 डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट प्रेशर, इट्स फाइनल वॉल्यूम विल बी। तो ये रिलेशनशिप किसके दरमियान है? हमारे पास ये पहला वॉल्यूम है, ये V1 है, और ये पहला टेम्परेचर है, ये T1 है, और ये नया टेम्परेचर है T2। सो आपने फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली ये वॉल्यूम में और टेम्परेचर में एक रिलेशनशिप है, दैट इज चार्ल्स लॉ। सो दिस वन इज चार्ल्स लॉ। प्रेशर कांस्टेंट है हमारा। सो चार्ल्स लॉ एप्लीकेबल है सिर्फ केल्विन स्केल के लिए। तो टेम्परेचर जो है इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, इसमें हम 273 ऐड करेंगे। सो ये 300 केल्विन हो जाएगा, और 7 में हम 273 ऐड करेंगे तो ये 280 केल्विन हो जाएगा। ठीक है। सो फॉर्मूला क्या है कि V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2। सो आपने V2 कैलकुलेट करना है, तो V2 इज इक्वल्स टू V1/T1 इंटू T2। सो V1 कितना है? V1 है 300, और T1 कितना है? T1 भी 300, और T2 कितना है? 280। सो 300 300 से कट गया तो V2 आ गया 280 ml। सो द राइट आंसर इज डेल्टा। विच है स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग इन द सॉलिड स्टेट? इनमें से किस में सॉलिड स्टेट में स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग है? हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड जो है, अगर ये चूंकि मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो ये एक मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान इसमें फोर्सेस होंगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, इसमें डायपोल डायपोल फोर्सेस होंगी। जिनॉन भी एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो इसमें भी लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस होंगी, ये भी एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है। क्लोरीन भी अगर आप इसको भी सॉलिडिफाई करोगे तो ये भी एक मॉलिक्यूलर सॉलिड बनेगा। लेकिन सोडियम क्लोराइड जो है ये एक आयोनिक सॉलिड है, तो इसमें आयंस के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज आयोनिक बॉन्ड। तो जो आयोनिक बॉन्ड है वो मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तो लिहाजा इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग है। राइट आंसर इज डेल्टा। If we provide very high amount of heat to a liquid, its boiling point will। अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप उसको कम फ्लेम पे, लो फ्लेम पे अगर आप उसको बॉईल कर रहे हैं तो तब भी वो 100 पे बॉईल होगा। अगर आप उसको हाई फ्लेम के ऊपर बॉईल करेंगे तब भी उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 ही होगा। आप फ्लेम को कम या ज्यादा कर रहे हैं, आप टेम्परेचर को आप हीट एकदम प्रोवाइड करें या हीट आप आहिस्ता आहिस्ता प्रोवाइड करें, बॉइलिंग पॉइंट तो उसका 100 ही रहेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट को पे कोई चेंज नहीं आएगा, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, इट्स बॉइलिंग पॉइंट विल रिमेन्स कांस्टेंट। द क्रिस्टल ऑफ शुगर हैज हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज वेल एज कोवलेंट बॉन्ड्स, सो इट बिलोंग्स टू। बेसिकली ये जो आपके पास शुगर है दैट इज C12H22O11। सो शुगर के अंदर केमिकल बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन शुगर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एक मॉलिक्यूल है। सो इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस हैं जिनको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कह रहे हैं, तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड से बिलोंग करेगा। सो द राइट आंसर इज डेल्टा, मॉलिक्यूलर सॉलिड। आयोनिक सॉलिड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल आयन होता है। मेटालिक सॉलिड्स यानी कि मेटल्स को ही हम मेटालिक सॉलिड्स कहते हैं, उनका भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल एक मेटल एटम है या मेटल आयन है। और कोवलेंट सॉलिड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एक एटम होता है, जैसे कि डायमंड। डायमंड में एक कार्बन फर्दर 4 कार्बन एटम्स के साथ बॉन्डेड होता है, तो उसमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल एक एटम है सबके, जबकि इसमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल एक मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस हैं, तो दैट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड डिपेंड्स ऑन। लिक्विड का वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? द अमाउंट ऑफ द लिक्विड? नो। The volume of the vessel? No. The temperature of the liquid? Yes. टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर कम करने से वेपर प्रेशर कम होता है। बोथ अमाउंट एंड टेम्परेचर? नो। ना अमाउंट पे डिपेंड करता है ना वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। राइट आंसर इज चार्ली। ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट
sulfuric acid using platinum electrode, the product obtained at the anode will be. एनोड पे आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? याद रखना है कि आपके पास डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, तो जब भी आपके पास सल्फेट हो सोल्यूशन में, जब भी आपके पास सल्फेट होगा और हाइड्रोक्साइड आयन होगा, तो हमेशा हाइड्रोक्साइड आयन जाएगा एनोड पे, और जब भी हाइड्रोक्साइड आयन एनोड पे जाएगा तो ऑक्सीजन गैस बनेगी। सो एनोड पे आपको कौन मिलेगा? ऑक्सीजन गैस मिलेगी। राइट आंसर इज बीटा। ना तो हाइड्रोजन मिलेगा, ना सल्फर डाइऑक्साइड, ना हाइड्रोजन सल्फाइड। और इसी तरह अगर आपके पास सोल्यूशन में नाइट्रेट आयन है, वैसे तो हम नेगेटिव आयंस में कंसंट्रेशन को देखते हैं, इसी तरह अगर आपके पास सोल्यूशन में नाइट्रेट आयन है और हाइड्रोक्साइड आयन है, तब भी सिर्फ हाइड्रोक्साइड आयन ही जाएगा, ठीक है, और ऑक्सीजन गैस बनेगी। सो सल्फेट आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में हमेशा हाइड्रोक्साइड आयन जाएगा एनोड पे, और जब हाइड्रोक्साइड आयन एनोड पे जाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे और ऑक्सीजन गैस बनेगी। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ थ्री मेटल्स P, Q and R are given plus 0.5, minus 3 and minus 1.2 respectively. The order of reducing power of these metals is. reducing power का मतलब क्या है? दूसरे को रिड्यूस करना और खुद ऑक्सीडाइज होना। सो कौन दूसरे को आसानी से रिड्यूस करेगा? जो अपने आप की ऑक्सीडेशन आसानी से करेगा। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। तो ये इनके रिडक्शन पोटेंशियल है। तो इनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होंगे? ये ही इनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होंगे, लेकिन हम साइन को रिवर्स कर देंगे, साइन को रिवर्स कर देंगे। तो ये माइनस 0.5 हो जाएगा, ये प्लस 3 हो जाएगा, और ये प्लस 1.2 हो जाएगा। तो ये इनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है प्लस 3, तो ये किसका है? ये क्यू का है। उससे कम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है प्लस 1.2, तो ये किसका है? ये है आर का। उससे कम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है माइनस 0.5, तो ये किसका है? ये है पी का। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्यू का है, तो इसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। सो क्यू की रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा, आर की उससे कम, पी की उससे कम। राइट आंसर इज अल्फा। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट फिजिबल अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? इनमें से कौन सा रिएक्शन फिजिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? अच्छा, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है और हाइड्रोजन आयन रिड्यूस हो रहा है, तो यस, जो ऊपर होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, जो नीचे है वो रिड्यूस होगा। यस, जिंक ऊपर है और हाइड्रोजन नीचे है, तो ये फिजिबल है। जिंक की ऑक्सीडेशन होगी और हाइड्रोजन की रिडक्शन होगी, ये पॉसिबल है। अच्छा, कॉपर जो है वो नीचे है और हाइड्रोजन ऊपर है, तो कॉपर क्या ऑक्सीडाइज हो सकता है? और क्या हाइड्रोजन रिड्यूस होगा? नो, जो ऊपर होता है वो ऑक्सीडाइज होता है, जो नीचे होता है वो रिड्यूस होता है। तो कॉपर नीचे है, तो कॉपर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो ये फिजिबल नहीं है। अच्छा, और हैलोजेंस के केस में, हैलोजेंस के केस में जो नीचे होगा, जो नीचे होगा वो रिड्यूस होगा, जो नीचे होगा वो रिड्यूस होगा। तो फ्लोरीन नीचे है और क्लोरीन ऊपर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। लेकिन अगर आप हैलोजेंस के ग्रुप को देखो, हैलोजेंस का जो ग्रुप है उसमें फ्लोरीन ऊपर है, क्लोरीन नीचे है, ब्रोमीन नीचे है और आयोडीन उससे नीचे है। सो ऊपर वाला हैलोजन नीचे वाले हैलोजन को डिस्प्लेस कर सकता है। एक तो इसको आप दो तरह से याद रखें। और हैलोजेंस के केस में मैं आपको यह कहूंगा कि आप इनका जो ग्रुप नंबर है उसको याद रखें। ग्रुप 7 है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सो ऊपर वाला हैलोजन नीचे वाले हैलोजन को डिस्प्लेस कर सकता है, क्योंकि हैलोजेंस का काम होता है इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो उसका मतलब है फ्लोरीन क्लोरीन को भी डिस्प्लेस कर सकता है, ब्रोमीन को भी, आयोडीन को भी। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को कर सकता है, क्लोरीन फ्लोरीन को नहीं कर सकता, और जो ब्रोमीन है वो सिर्फ आयोडीन को कर सकता है। तो यहां पर आप देखें कि फ्लोरीन 0 पे है, तो ये 0 से -1 में चला गया, तो फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्लोराइड आयन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो यस, फ्लोरीन क्लोरीन को डिस्प्लेस कर सकता है, तो ये बात ठीक है। अब यहां पर आप देखें क्लोरीन ऊपर है और ब्रोमीन नीचे है, तो क्लोरीन ने गेन कर लिया और ब्रोमीन ऑक्सीडाइज हो गया, तो यस, ये भी पॉसिबल है। तो कौन सा पॉसिबल नहीं है? बीटा पॉसिबल नहीं है। राइट आंसर इज बीटा। If the density of a gas is given by D, which of the following expression represents the molecular weight of the gas? हम जनरल गैस इक्वेशन से
हमने फार्मूला डिराइव किया D इज इक्वल्स टू PM ओवर RT। सो मॉलिक्यूलर वेट को आपने सब्जेक्ट बनाना है तो ये RT इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो DRT, और ये प्रेशर इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू DRT ओवर P। राइट आंसर इज बीटा। P इंटू डी नहीं होगा, NRT ओवर PD नहीं होगा, P ओवर NRT नहीं होगा। राइट आंसर इज DRT ओवर P, बीटा। A 13-gram gaseous sample of an unknown hydrocarbon occupies a volume of 11.2 liters at STP. What is the hydrocarbon? हमें पता है कि ये जो वॉल्यूम गिवन है, ये जो हमें वॉल्यूम गिवन है 11.2 लीटर्स, ये वॉल्यूम होगा 0.5 मोल्स ऑफ द गैस का, क्योंकि 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर्स। तो ये जो 11.2 लीटर है ये 0.5 मोल्स। तो वो कह रहा है कि जब वो 13 ग्राम है तो इसका मतलब ये इसका जो 13 ग्राम है इसका वॉल्यूम है 11.2 लीटर, तो इसका मतलब है कि ये इसका 0.5 मोल है। सो अगर आप इसको डबल कर देंगे तो ये 1 मोल हो जाएगा, तो इसको डबल कर देंगे तो ये 26 ग्राम हो जाएगा। तो इसका मतलब है 26 ग्राम इसका मोलर मैस है। तो यहां पर आप देखें कि किसका 26 ग्राम मोलर मैस है, तो CH का तो नहीं है, 12 प्लस 1 ये 13 है, तो इसका भी नहीं है, 12 3 आ रही है तो 36 हो गया, नो 36 प्लस 4 ये 40 हो गया। अच्छा 12 2 आर 24 और 24 और 2 26, यस इसका 26 ग्राम है। 12 3 आर 36 और 3 ये 39 हो गया, नो राइट आंसर इज चार्ज। सो दिस हाइड्रोकार्बन इज इथाइन। Forces of attraction which may be present between all kinds of atoms and molecules are, वो कौन सी फोर्सेस हैं जो तमाम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती हैं, बेशक वो पोलर हैं या नॉन पोलर हैं, उनको हम कहते हैं लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस तमाम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती हैं, बेशक वो पोलर हो या नॉन पोलर हो। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस होती हैं, एक डायपोल होगा और एक नॉन पोलर होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो जनरल हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में डायपोल डायपोल फोर्सेस भी आती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आती हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स तो ये केमिकल बॉन्ड को कहते हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड को कहते हैं। सो वो कौन सी फोर्सेस हैं जो तमाम मॉलिक्यूल्स तमाम एटम्स के दरमियान में होती हैं, वो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस होती हैं। इन विच मैनर हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन HF मॉलिक्यूल। HF मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो किस मैनर में बनता है? तो ये फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर हैं और ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है और ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन। फ्लोरीन के पास ये 3 लोन पेयर हैं। सो इसका लोन पेयर और पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, इसका लोन पेयर पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स डेवलप हो रहे हैं। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो रही है ये किस फॉर्म में डेवलप हो रही है? ये जिगजैग मैनर में डेवलप हो रही है। ये रैंडम नहीं है, ये टेट्राहेड्रल नहीं है, ये लीनियर नहीं है, ये जिगजैग मैनर में डेवलप हो रही है। राइट आंसर इज चार्ली। Which one of the following has highest volatility? इनमें से किसकी वॉलेटिलिटी हाईएस्ट है? यानी कि कौन आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा? वोलेटाइल उसको कहते हैं जो आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कौन आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है? जिसमें वीक फोर्सेस होती हैं। सो डाई इथाइल ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, तो इसमें वीक फोर्सेस हैं। इथाइल अल्कोहल में OH ग्रुप मौजूद है तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं। वाटर में भी OH ग्रुप मौजूद है तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इथाइलिन ग्लाइकोल, इसमें 2 OH ग्रुप हैं तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसमें भी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं। सो सबसे जो वीक फोर्सेस हैं वो डाई इथाइल ईथर में है, तो ये सबसे ज्यादा वोलेटाइल होगा। राइट आंसर इज अल्फा। Which of the following is our application of general gas equation for an ideal gas? So application क्या है ideal gas equation से? एक तो हम डेंसिटी भी मालूम कर लेते हैं, D is equals to PM over RT, और एक हम उससे मोलर मास भी डिटरमिन कर लेते हैं, PV is equals to nRT, और नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होगा मास ओवर मोलर मास के। तो यहां से हम मोलर मास भी डिटरमिन कर लेते हैं, मोलर मास इज इक्वल्स टू mRT ओवर PV। सो हम डेंसिटी भी डिटरमिन कर लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास भी डिटरमिन कर लेते हैं। राइट आंसर इज चार्ली, बोथ ए एंड बी। Which has water has maximum density at which temperature with same pressure? तो ये बात स्टैंडर्ड है
कि वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या कहीं यहां पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड है? नो, ये तो -4 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये तो 4 केल्विन है, ये तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड को जब आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो आप इसमें 273 ऐड करोगे तो ये 277 केल्विन हो जाएगा। राइट आंसर इज डेल्टा। वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। A gas X has volume of 20 decimeter cube at STP. At what temperature its volume will become 40 decimeter cube by keeping the pressure constant? अच्छा, STP पे हमारे पास क्या कंडीशंस होती हैं? STP पे जो टेम्परेचर होता है वो 273 केल्विन होता है और प्रेशर जो है वो 1 atm होता है। सो आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ है और प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ है और आप वॉल्यूम को डबल कर रहे हो, तो टेम्परेचर को क्या करोगे कि आप वॉल्यूम डबल हो जाए? तो अगर आप वॉल्यूम डबल कर रहे हो इसका मतलब आपने टेम्परेचर को डबल किया है। तो पहले टेम्परेचर अगर 273 केल्विन है तो टेम्परेचर को आप डबल कर दो तो ये 546 केल्विन हो जाएगा या 273 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। राइट आंसर इज टार्ली। Which one of the following does not show hydrogen bonding? इनमें से कौन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता? ये भी हमने बात की है। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, फिनोल में भी OH ग्रुप है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अल्कोहल में भी होती है, ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। राइट आंसर इज डेल्टा। ड्यूरिंग विच प्रोसेस एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स बिकम मिनिमम? इनमें से किस प्रोसेस में एम्प्टी स्पेसेस जो हैं वो कम होती हैं? जब मॉलिक्यूल यानी कि कब मॉलिक्यूल्स जो हैं वो करीब आएंगे? आयोनाइजेशन में तो आप आयन बना रहे हो, तो ये इसमें तो हम कोई स्पेस की बात नहीं करते। फ्यूजन में आप क्या करते हो? किसी सॉलिड को लिक्विड में मेल्ट करते हो, तो इसमें तो पार्टिकल्स दूर जाते हैं, तो इसमें तो एम्प्टी स्पेसेस ज्यादा होती हैं, कम नहीं होती, तो ये नहीं है। इवेपोरेशन में भी आप लिक्विड से गैस में जाते हो, तो इसमें भी पार्टिकल्स दूर होते हैं। कंडेंसेशन में आप क्या करते हो? कंडेंसेशन का मतलब है कि वेपर्स जो हैं वो दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, दैट इज कंडेंसेशन। तो वेपर्स से जब आप लिक्विड में जाते हो तो पहले पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, जब आप लिक्विड में आते हो तो पार्टिकल्स करीब हो जाते हैं, तो यानी कि एम्प्टी स्पेसेस कम होती हैं। सो द राइट आंसर इज चार्ली। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस हाइड्रोजन बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा। तो इनमें किस में हाइड्रोजन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा है, यानी कि वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद रिड्यूस हो रहा है। इसमें हाइड्रोजन 0 से +1 में चला गया, तो इसमें तो हाइड्रोजन की अपनी ऑक्सीडेशन हुई है, तो यहां तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये गलत है। इसमें भी आप हाइड्रोजन देखें 0 से +1 में चला गया, तो इसमें भी इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, यहां पर ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इसमें आप देखें हाइड्रोजन 0 से +1 में चला गया, तो इसमें भी इसकी अपनी ऑक्सीडेशन हो रही है। लेकिन इसमें हाइड्रोजन 0 से -1 में चला गया, क्योंकि मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन लूज करना, नॉन मेटल गेन करेगा। तो यहां पर सोडियम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो हाइड्रोजन की रिडक्शन हो रही है, तो लिहाजा यहां पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है। राइट आंसर इज चार्ली। The +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इज फाउंड इन, इनमें से किस में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है फास्फोरस की? इसमें जो अल्फा ऑप्शन है, आप ये देखें कि इसमें 3 हाइड्रोजन है, 1 फास्फोरस है और 3 ऑक्सीजन का सम 0 है। पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज 0 होता है, हाइड्रोजन की +1 होती है, तो +1 × 3 +3, फास्फोरस की आपने फाइंड आउट करनी है। ऑक्सीजन -2 × 3 -6, -6 और +3, ये -3 और -3 दूसरी तरफ जाके क्या हो गया? सॉरी, -3 दूसरी तरफ जाके क्या हो गया? +3। तो इसमें तो फास्फोरस आ रहा है +3, इसमें फास्फोरस आ रहा है +3। अच्छा, इसमें फास्फोरस की क्या आएगी? H3PO4 में 3 हाइड्रोजन है, यानी कि +3, 1 फास्फोरस है और 4 ऑक्सीजन का मतलब है -8, तो -8 +3, ये -5 दूसरी तरफ जाके +5, तो इसमें फास्फोरस +5 आ रहा है। इसमें 3 हाइड्रोजन है, 1 फास्फोरस है और -4, ये -1 उधर जाके +1, यस, इसमें फास्फोरस +1 है और इसमें फास्फोरस जो है वो +1 नहीं है, तो आप देख लें +4 और 2 फास्फोरस हैं। फास्फोरस कितने आपके पास? 2 हैं।
और ऑक्सीजन -7 इंटू 2 ये हो गया -14। तो -14 +4 -10, उधर जाके +10, तो 2 फास्फोरस की +10, एक फास्फोरस की +5, इसमें फास्फोरस +5 है, सो द राइट आंसर इज चार्ली। At STP, 1 liter of which of the following gases contain most molecules? इनमें से किस में 1 लीटर में किस में मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सबसे ज्यादा होंगे? याद रखना है, अगर आपके पास डिफरेंट गैसेस हैं और उनको आपने सेम टेम्परेचर और प्रेशर प्रोवाइड किया हुआ है, तो अगर उनका वॉल्यूम सेम है तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। जैसे कि अगर आप 1 मोल ले रहे हो हाइड्रोजन गैस का एट एसटीपी, तो उसका वॉल्यूम कितना है 22.414 लीटर्स, और 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? एवोगैड्रोस नंबर। और अगर आपके पास 1 मोल है ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी, तो इसका भी वॉल्यूम है 22.414 लीटर्स, और 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आप ये देख लें कि ये दो डिफरेंट गैसेस हैं, दोनों को आपने सेम टेम्परेचर और प्रेशर प्रोवाइड किया हुआ है, तो अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है तो दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम है, या अगर दोनों के मॉलिक्यूल सेम है तो दोनों का वॉल्यूम भी सेम होगा। सो सबका वॉल्यूम जो है वो आपने 1 लीटर लिया है, यानी कि सबका वॉल्यूम सेम है, तो सब में मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, ईच हैज सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एट एब्सोल्यूट जीरो विल बी, एब्सोल्यूट जीरो एक बहुत लोएस्ट टेम्परेचर है, ये 0 केल्विन होता है, या -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या ये -459 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ये बहुत बहुत लो टेम्परेचर है, तो यहां पर तमाम मॉलिक्यूलर मोशंस जो है वो सीज हो जाती हैं, तो यहां पर गैसेस की जो डिफ्यूजन है वो नहीं होगी। क्या यहां पर जो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस है वो अनचेंज्ड होगी? वो स्लाइटली डिक्रीज्ड होगी, वो स्लाइटली इंक्रीज होगी? नो, 0 होगी। यहां पर मॉलिक्यूलर मोशन 0 होती है, ये इतना लो टेम्परेचर होता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज डबल्ड, इट्स डेंसिटी बिकम्स। तो क्या रिलेशनशिप है प्रेशर में और डेंसिटी में? तो D इज इक्वल्स टू PM/RT। सो अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ है, तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, और उस गैस का मोलर मास भी कांस्टेंट है, सो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो अगर आपने प्रेशर को डबल किया तो उसकी डेंसिटी भी डबल होगी, राइट आंसर इज बीटा। अगर आपने प्रेशर को डबल किया है तो डेंसिटी भी डबल होगी। एट हायर एल्टीट्यूड्स वाटर बॉइल्स एट डैश बॉइलिंग पॉइंट, जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं गैसेस की कंसंट्रेशन कम होती है, जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होगा, तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में और बॉइलिंग पॉइंट में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, सो वाटर बॉइल्स एट लोअर बॉइलिंग पॉइंट, हायर नहीं होगा और 100 पे भी बॉइल नहीं करेगा, और 0 तो उसका बॉइलिंग पॉइंट है ही नहीं है, राइट आंसर इज बीटा। इंस्टेंटेनियस डायपोल इज प्रोड्यूस्ड व्हेन, इंस्टेंटेनियस डायपोल कब बनता है? जब दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते हैं, सो एक के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, तो उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ आ जाएंगे, तो वो उस इंस्टेंट पे डायपोल बन जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस डायपोल कब बनता है? जब दो पोलर मॉलिक्यूल्स करीब आते हैं। नो, ये तो पहले से पोलर मॉलिक्यूल हैं, तो इनमें क्यों डायपोल बनना है? वो तो पहले से पोलर हैं। टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर, यस, एक पोलर होगा और एक नॉन पोलर होगा। जब एक पोलर नॉन पोलर के करीब आता है तो पोलर नॉन पोलर के अंदर पोलैरिटी को इंड्यूस करता है, तो इस केस में ये इंड्यूस डायपोल बनता है, ये इंस्टेंटेनियस डायपोल नहीं बनेगा। सो इंस्टेंटेनियस डायपोल तब बनता है जब दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स करीब आते हैं। The intermolecular forces brings the molecules close together and give them particular, तो बेसिकली जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं इनके ऊपर फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। इनके ऊपर क्या डिपेंड करती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज? नो, केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल बॉन्ड पे डिपेंड करती हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो उनको एक पर्टिकुलर फिजिकल प्रॉपर्टीज दे देती हैं। कंपोजिशन जो है, कंपोजिशन इस पे डिपेंड नहीं करती। कंपोजिशन तो डिपेंड करती है कि उसके अंदर एटम्स कौन कौन से हैं, और नेचर जो है वो भी डिपेंड करती है कि उसके अंदर एटम्स कौन कौन से हैं। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से एक पर्टिकुलर फिजिकल प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं उनको, राइट आंसर इज बीटा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम्स? हाँ जी, SiO2, यस,
सिलिका, सिलिका एक जाइंट नेटवर्क कोवलेंट सॉलिड है, तो इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल एक एटम है, तो इसमें एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड है। यस, इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल एक एटम है। सॉलिड सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस हैं, तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है। ठीक है, तो इनका स्मॉलेस्ट पार्टिकल एक मॉलिक्यूल है। MgO एक आयोनिक सॉलिड है, इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल एक आयन होगा, ये एक आयोनिक सॉलिड है। सॉलिड वाटर, वाटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एक मॉलिक्यूल है, तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है, तो इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल है, तो राइट आंसर इज अल्फा। A particular solid is very hard and has a high melting point in solid state. एक ऐसा सॉलिड है जो बहुत हार्ड है और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है। अच्छा, ये सॉलिड स्टेट में ये नॉन कंडक्टर है, लेकिन जब आप इसको मेल्ट करते हो तो ये कंडक्टर बन जाता है। तो हमें पता है कि ये आयोनिक सॉलिड होता है। आयोनिक सॉलिड्स जो हैं वो हार्ड होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है क्योंकि आयोनिक बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और ये जो हैं ये सॉलिड स्टेट में ये बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन ये जब हम इनको मेल्ट करते हैं या जब हम इनको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये गुड कंडक्टर हो जाते हैं। सो दीज आर आयोनिक सॉलिड्स, राइट आंसर इज बीटा। जो मेटालिक सॉलिड्स हैं वो तो हमेशा ही कंडक्टर है, वो सॉलिड स्टेट में भी कंडक्टर है, ठीक है, वो सोल्यूशन फॉर्म में भी कंडक्टर है। और नेटवर्क जो है वो ये जाइंट नेटवर्क कोवलेंट सॉलिड्स होते हैं, ये कंडक्टर नहीं होते सिवाय ग्रेफाइट के। ग्रेफाइट सिर्फ कंडक्टर है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स भी इतने ज्यादा कंडक्टर नहीं होते, और ये वैसे भी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स वैसे भी सॉफ्ट होते हैं, ये हार्ड नहीं होते, इनमें वीक फोर्सेस होती हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। Which of the elements in its crystalline form will have the lowest enthalpy change of vaporization? इनमें से किसकी लोवेस्ट एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन होगी, यानी कि किसमें सबसे वीक फोर्सेस होंगी, किसमें सबसे वीक फोर्सेस होंगी? तो ये हमने पढ़ा हुआ है, क्लोरीन में क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, आर्गन के एक मॉलिक्यूल में 1 एटम है, फास्फोरस के एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है, सिलिकॉन जो है वो ये तो एक जाइंट नेटवर्क सॉलिड है, तो इसमें तो बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगी। सो ये जो है ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, तो इन मॉलिक्यूल्स में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं P4 में, उससे वीक फोर्सेस हैं क्लोरीन में, उससे वीक फोर्सेस हैं आर्गन में। तो आर्गन की जो है वो लोएस्ट एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन होगी, राइट आंसर इज बीटा। सेलेक्ट द करेक्ट रीजन व्हाई वाटर इज डेंसर देन आइस। वाटर जो है वो ज्यादा डेंसर क्यों है आइस से? आइस इज डेंसर देन वाटर? नो, वाटर इज डेंसर देन आइस। Water is in liquid state while ice is solid. Also, water contains hydrogen bonding while ice contains covalent bonding. No, ice में भी तो hydrogen bonding होती है. Water contains hydrogen bonding while ice contains covalent bonding. No, water has irregular structure. Yes, जबकि ice का hexagonal structure होता है. Yes, water का irregular structure होता है. लेकिन जब वो ice में convert होता है तो उसमें एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन जाता है, और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है और डेंसिटी कम हो जाती है। सो राइट आंसर इज डेल्टा। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन कैल्शियम क्लोरेट इज, इसमें कैल्शियम क्लोरेट में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? अच्छा, इसमें एक तो ये सिंपल है कि कैल्शियम के साथ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इस पूरे जो क्लोरेट है, पूरे क्लोरेट पे चार्ज है -1। या अगर आपने कैल्शियम को भी इंक्लूड करना है तो आप कैल्शियम को भी इंक्लूड कर सकते हैं। आप सिर्फ इस नेगेटिव आयन को कंसीडर करें कि ये जो क्लोरेट है इस पूरे पे चार्ज है -1, तो 1 क्लोरीन और 3 ऑक्सीजन का सम -1 है। सो ऑक्सीजन -2 into 3 -6, और -6 दूसरी तरफ जाके +6, और +6 -1 तो ये आ गया +5। सो राइट आंसर इज बीटा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू बैलेंस द चार्ज इन द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन में चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहां ऐड करेंगे? हम इलेक्ट्रॉन्स कहां ऐड करेंगे? अच्छा, यहां पर ना एक ऑप्शन में लेफ्ट साइड होना चाहिए, इसमें यहां पर एक ऑप्शन में ना लेफ्ट साइड है, ठीक है, 6 electrons on the left side and 6 electrons on the right side, दोनों सेम ऑप्शन थी। आप लेफ्ट साइड पे देखें, लेफ्ट साइड पे टोटल कितना चार्ज है? +3, और चूंकि 2 है तो ये टोटल चार्ज है लेफ्ट साइड पे, टोटल चार्ज है +6।
अच्छा, राइट साइड पे -2 और ये +14, तो +14 और -2 ये कितना हो गया, +12। सॉरी, ये कितना हो गया, +12। तो राइट साइड पे टोटल +12 चार्ज है और लेफ्ट साइड पे टोटल +6 चार्ज है। तो अब मैं इलेक्ट्रॉन्स कहां पर और कितने ऐड करूं कि दोनों तरफ चार्ज बैलेंस हो जाए। तो अगर मैं इस राइट साइड पे 6 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर लूं, तो इलेक्ट्रॉन्स पे क्या चार्ज होता है, माइनस, तो -6, तो 12 में अगर आप 6 माइनस कर देंगे तो ये +6 हो जाएगा। तो यस, ये राइट साइड पे भी चार्ज +6 हो जाएगा। अगर हम राइट साइड पे 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑन द राइट साइड। राइट आंसर इज डेल्टा। Which of the following is oxidation state of oxygen in peroxides? peroxide में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1 और सुपर ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -12 और नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2। Which of the following is a redox reaction? इनमें से कौन सा redox reaction है? ये जो आयोनिक रिएक्शंस होते हैं ये रिडॉक्स रिएक्शंस नहीं होते। सोडियम +1, इधर भी सोडियम +1, क्लोरीन -1, क्लोरीन इधर भी -1, नाइट्रेट इधर -1, नाइट्रेट इधर भी -1, पोटेशियम इधर +1, पोटेशियम इधर भी +1। सो इधर कोई भी ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, कोई भी रिड्यूस नहीं हुआ, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। कैल्शियम इधर भी +2, कैल्शियम इधर भी +2, क्लोरीन इधर भी -1, क्लोरीन इधर भी -1, ऑक्सिलेट इधर भी -2, ऑक्सिलेट इधर भी -2, नहीं, इसमें भी किसी की ऑक्सीडेशन नहीं हुई, रिडक्शन नहीं हुई। मैग्नीशियम इधर भी +2, मैग्नीशियम इधर भी +2, हाइड्रोक्साइड इधर भी -1, हाइड्रोक्साइड इधर भी -1, अमोनियम आयन इधर भी +1, अमोनियम आयन इधर भी +1, क्लोरीन इधर भी -1, क्लोरीन इधर भी -1, इसमें भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हुई। हाँ जी, जिंक 0 से +2 पे चला गया तो जिंक ऑक्सीडाइज हो गया और सिल्वर आयन +1 से 0 पे आ गया तो ये रिडक्शन हो गई है। तो यस, इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है। राइट आंसर इज डेल्टा। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन सल्फ्यूरस एसिड इज सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4 जबकि सल्फ्यूरस एसिड होता है H2SO3। तो 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर और 3 ऑक्सीजन का सम है 0। सो हाइड्रोजन +1 × 2 +2, सल्फर की फाइंड आउट करनी है। ऑक्सीजन -2 × 3 -6, तो -6 +2 -4 दूसरी तरफ जाके +4। राइट आंसर इज बीटा। इन इलेक्ट्रोलिसिस द प्रोसेस वेयर ए सब्सटेंस लूजेस इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड। जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये हम कहते हैं कि ये उसकी ऑक्सीडेशन हुई है। राइट आंसर इज बीटा। आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द रिएक्शन, तो आप इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे और फिर देखेंगे कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहां पर पोटेशियम +1 है और यहां पर भी पोटेशियम +1 है। यहां पर सल्फर जो है वो +4 है, यहां पर सल्फर +6 है। यहां पर आयोडेट आयन में ये जो आयोडेट आयन है इसमें इस पूरे पे चार्ज है -1, तो 1 आयोडीन और 3 ऑक्सीजन का सम है -1। सो ये हो गया -6 दूसरी तरफ जाके +6 -1 +5, तो आयोडीन +5 से 0 पे जा रहा है। सो आयोडीन +5 से 0 पे जा रहा है तो ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन, तो इसकी रिडक्शन हुई है। और जो सल्फर है, सल्फर +4 से +6 पे चला गया, सल्फर +4 से +6 पे चला गया, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन, तो जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सो SO2 इज रिड्यूसिंग एजेंट। राइट आंसर इज बीटा। Which of the following is not true for electrolytic conductors? इनमें से कौन सी चीज ट्रू नहीं है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के लिए? They conduct electricity through the movement of ions, ये बात ठीक है। इनमें आयंस की मूवमेंट की मदद से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, दे अंडरगो केमिकल चेंज व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू देम। यस, जैसे कि आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है मोल्टन सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड के थ्रू जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो सोडियम क्लोराइड टूट जाता है, इससे आपको सोडियम एलिमेंट मिल जाता है और क्लोरीन गैस मिल जाती है। तो यस, इसमें केमिकल चेंज आता है। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, ये बात भी ठीक है कि अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, ये बात भी ठीक है।
दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट अंडरगोइंग केमिकल चेंज, ये गलत है, ये ट्रू नहीं है। उसमें केमिकल चेंज आता है, इलेक्ट्रिक करंट की मदद से उसमें केमिकल चेंज आ जाता है। तो ये जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं तो इनमें केमिकल चेंज आता है। ऐसा नहीं होता कि केमिकल चेंज नहीं आता, केमिकल चेंज आता है। In the reaction copper plus 2 silver ion, it gives copper ion plus 2 silver. What is the oxidizing agent? इनमें से कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा। तो कॉपर 0 से +2 पे गया तो ये इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, और सिल्वर आयन जो है ये रिड्यूस हो रहा है। तो जो रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सिल्वर आयन आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। राइट आंसर इज डेल्टा। Which of the following describes the function of a standard hydrogen electrode? इनमें से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्या फंक्शन है? जनरेट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी? नो। मेयर्स टेम्परेचर? नो। एक्ट एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड? यस। अगर आपने किसी और इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करना है तो आप शी इस्तेमाल करते हैं, शी, क्योंकि शी का पोटेंशियल 0 होता है। इट स्टोर्स चार्ज? नो। राइट आंसर इज चार्ली। In the electrochemical series, which metal can displace copper from copper sulfate solution? जो कॉपर से ऊपर होगा वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। गोल्ड कॉपर से नीचे है, सिल्वर कॉपर से नीचे है, प्लैटिनम कॉपर से नीचे है, जिंक कॉपर से ऊपर है, तो ये कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। राइट आंसर इज बीटा। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? टू डिटरमिन द डेंसिटी ऑफ मेटल्स, टू प्रिडिक्ट द आउटकम ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। यस, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मदद से हम बता सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये पॉसिबल है या नहीं है, और इस रिएक्शन के नतीजे में कितना वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है। टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट? नो। टू मेजर टेम्परेचर? नो। राइट आंसर इज बीटा। Which gas will be evolved at a node during electrolysis of aqueous sodium sulfate solution? तो ये अभी मैंने बताया कि जब भी आपके पास सॉल्यूशन में सल्फेट आयन है और हाइड्रोक्साइड आयन है तो हमेशा हाइड्रोक्साइड आयंस एनोड पे जाएंगे और ऑक्सीजन गैस बनेगी। राइट आंसर इज डेल्टा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी? एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी वो होती है जो बेसिकली डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। तो डायरेक्शन के चेंज होने से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेंज हो जाती है, जैसे कि हमने ग्रेफाइट में पढ़ा था। तो ये एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है। मेल्टिंग पॉइंट एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी नहीं है। राइट आंसर इज डेल्टा, बोथ ए एंड बी। Which of the following intermolecular forces are present between octane molecules? Octane क्या है? C8 यानी कि 8 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन है। C8H18 इस ऑक्टेन। तो ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस होती हैं। राइट आंसर इज अल्फा। डाइपोल फोर्सेस जो हैं ये पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती हैं। डी बाय फोर्सेस में एक पोलर मॉलिक्यूल होगा, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए आपको मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिक्वायर होते हैं और साथ पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन होना चाहिए। सो द राइट आंसर इज अल्फा। सो दिस इज ऑल अबाउट FLP2। ओके जी, विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज।